तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे हमारे चैनल पे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट की हम यहाँ पे जीके पढ़ रहे हैं और लेवल सेकंड का हम यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जीके और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उनका सेम ही सिलेबस है। वही जनरल नॉलेज जीके में आता है, वही जनरल नॉलेज सोशल साइंस में आता है। बस लेवल फर्स्ट का जो जीके है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और सोशल साइंस का लेवल इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी साथ चलती रहेगी। इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया है दोस्तों पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, ये आपके सामने जो है ये पॉलिटी का सिलेबस है। और पॉलिटी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, हमने उद्देशिका पढ़ ली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य पढ़ लिए, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। हमने धर्मनिरपेक्षता पढ़ ली। सामाजिक न्याय दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, इसमें से कोई क्वेश्चन आना नहीं है। सरकार का गठन और कार्य हमने पढ़ लिए, संसद पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ ली। देखो, राज्य सरकार पढ़ लिया हमने और पंचायती राज और नगरीय सुशासन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बच्चा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जैसे ही कंप्लीट होता है हमारी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम फिर से एक बार सिलेबस चेक करेंगे और सिलेबस का कोई दूसरा पार्ट उठाएंगे और वो कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही दोस्तों ये हमारी 2 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, यूनिट 4 और यूनिट 5, और ऐसे करके टोटल 12 यूनिट्स है दोस्तों। हम एक एक यूनिट यहाँ पे पूरी करेंगे क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन के समय से लेकर अगस्त तक मैं आपको मेरे चैनल पे रीट का सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग न्यायपालिका। हमारे यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ उच्चतम न्यायालय लिखा गया है दोस्तों। तो सिर्फ हम यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ही पढ़ेंगे, राज्यों के न्यायालय का अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिलेबस के आउट जाके पढ़ें। क्योंकि जितना सिलेबस में लिखा गया है उतना पढ़ लेते हैं अगर हम एग्ज़ाम में तो वो ही काफ़ी है। लेकिन जो सिलेबस में लिखा गया है उससे मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा वाइड मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। तो ऐसे ही हम न्यायालय का अध्ययन यहाँ पर करेंगे आज। तो दोस्तों न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करता है ताकि निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। देखो, न्यायपालिका क्या करती है। न्यायपालिका जो विधायिका हमारी होती है, वो जो कानून बनाती है हमारे लिए, उनकी व्याख्या करता है कि मतलब क्या ये कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या संविधान के विरुद्ध है या संविधान के अनुकूल है या नहीं है ना। तो क्या करता है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करता है ताकि वो न्याय में निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। मतलब लोग जैसे कि जो हमारी संसद होती है उसमें तो दोस्तों हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। तो अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो कोई भी पार्टी अपने इच्छा के अनुसार कानून बना लेगी जिससे उसको लाभ हो। फिर अगली 5 साल बाद में नई सरकार आएगी, नई सरकार फिर अपनी इच्छा अनुसार कानून बना लेगी। तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारा देश का शासन सारा गड़बड़ा जाएगा, है ना। लोकतंत्र का पालन हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारी न्यायपालिका को संसद से भी सर्वोच्च 3 अंगों में सबसे ऊपर का अंग यह बनाया गया है इसको, जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है ताकि यह निष्पक्षता और समयबद्धता, मतलब हर चीज़ में जो हर कानून है, हर जिसको भी न्याय मिल रहा है वो निष्पक्ष हो और समय के अकॉर्डिंग हो, है ना। तो दोस्तों अगर न्याय में देरी का मतलब क्या होता है, ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे न्याय में बहुत देरी होती है। न्याय में देरी का मतलब न्याय ना मिलने के बराबर ही होता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो कोशिश यही की जाती है कि न्याय में समयबद्धता भी सुनिश्चित हो, यह न्यायपालिका का कार्य होता है। संविधान की प्रस्तावना भी हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रावधान करती है। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों में 3 तरह का न्याय दिया गया है, जो मैंने प्रस्तावना में भी आपको पढ़ाया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय थे, ठीक है। ब्रिटिश भारत के दौरान 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया था। 1774 में दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय सबसे पहले बनाया गया था। एक न्यायालय की स्थापना की गई थी वहाँ पे, है ना। और एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे दोस्तों। ये मैंने 1773 के एक्ट में आपको पढ़ाया है। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अतः 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। जो 1935 का एक्ट आया था दोस्तों, 1935 के एक्ट में कहा गया था कि देश में संघीय न्यायालय होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यही संघीय न्यायालय हमारा आज का उच्चतम न्यायालय बना है ना। तो 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 से दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे स्वतंत्र भारत में उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय, भारत के स्वतंत्र होने के बाद में इसे ही उच्चतम न्यायालय कहा गया और इसे ही सर्वोच्च न्यायालय कहा गया।
भारत में एक न्यायपालिका का प्रावधान है, अर्थात संपूर्ण भारत क्षेत्र का एक ही उच्चतम न्यायालय है जो देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा। तो भारत में एक न्यायपालिका होगी। अब ये कहा गया है कि भारत में एक न्यायपालिका का प्रावधान है, अर्थात संपूर्ण भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय होगा। हमारे सारे राज्यों में तो अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, लेकिन सारे भारत का एक ही उच्चतम न्यायालय होगा। वह अंतिम अपीलीय न्यायालय मतलब हमारा अंतिम अपील करने का जो अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय से ऊपर नहीं है। मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो हमें मानना ही होगा। ठीक है, ये हो गया उच्चतम न्यायालय। तो ये तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक बातें थी। अब पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय काम कर सकता है, कहाँ अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय लिखा गया है। तो देखो, संविधान का अनुच्छेद 124 अनुच्छेद जो है में उच्चतम न्यायालय के प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनमें की संख्या समय समय पर संसद विधि बनाकर सुनिश्चित करती है। वस्तुतः 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश थे, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 30। तो देखो, अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है, मतलब भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसमें क्या होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, ये तो फिक्स है, और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। वो कितने भी हो सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं, जिनकी संख्या समय समय पर करेगी। दोस्तों ये बात भी याद रखना कि न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका डिसाइडेशन कौन करता है, संसद करती है कानून बनाकर। 1950 में शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में टोटल संख्या 30 है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 29 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब है न्यायाधीशों की योग्यता कि न्यायाधीश बनने के लिए, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी आवश्यक है। तो एक तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। वह किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो अथवा हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ये दोस्तों शर्तें हैं कि या तो मतलब सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कहीं विदेशी नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वह किसी भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक या तो जज रहा हो। न्यायाधीश का मतलब किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, राज्यों में होते हैं, राज्य का जो सर्वोच्च कोर्ट होता है उसे हाई कोर्ट बोलते हैं। तो हाई कोर्ट में 5 साल तक या तो जज रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 तक क्या रहा हो, अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता अगर कोई होता है तो उसे भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। 1993 से न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से की जाती है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम एक प्रणाली है जिसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब ये क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से अथवा हाई कोर्ट के न्यायाधीश गणों में से वरीयता क्रम के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति से परामर्श लेता है। तत्पश्चात अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। देखो 1993 से यह कॉलेजियम प्रथा शुरू हुई थी। कॉलेजियम प्रथा में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, या तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश ले लेगा या फिर हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश गणों में वरीयता क्रम के आधार पर। मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज कौन है ना, मान लो कोई भी है जो आज, उनके वो कौन होंगे, वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है। मतलब न्यायाधीशों में सबसे ज़्यादा उम्र जिसकी होती है उसे ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाता है। ठीक है, और फिर उनकी मतलब अवधि पूरी होने के बाद में, उनके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको चुन लिया जाता है। तो यही बात यहाँ पे रखी गई है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से अथवा हाई कोर्ट के न्यायाधीश गणों में से वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्ति करता है। दो हाई कोर्ट अगर कोई बहुत अच्छा न्यायाधीश है और वो भी वरिष्ठ है, मतलब बुजुर्ग हैं, तो उनको भी हम सीजीआई नियुक्त कर सकते हैं, जिसके लिए वह क्या करेगा, नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति से, सुप्रीम कोर्ट में से ही दोस्तों 4 न्यायाधीशों की एक समिति बना देंगे जिससे वह परामर्श करेगा। तत्पश्चात अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। सबसे पहले वह एक 4 सदस्यों की समिति नियुक्त कर देगा। वो क्या होंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही होंगे। उनकी सहमति से जो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको वह न्यायाधीश बना देगा, मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम क्या कहते हैं,
CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। CJI को नियुक्त कर देगा और फिर CJI के परामर्श से वह अन्य लोगों को नियुक्त कर देगा। लेकिन 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पारित करके संसद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC मतलब नेशनल जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान किया गया है। ये तो है दोस्तों कोलिजियम प्रथा, है ना। लेकिन एक 99वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया था जिसमें है ना कोलिजियम प्रथा को ख़त्म कर दिया गया न्यायाधीशों को चुनने के लिए, और एक आयोग बनाया गया जिसे क्या कहा गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब ये जो आयोग होता था इसका अध्यक्ष तो होता था PM, है ना, और बाकी जो गृह मंत्री हो गए, बाकी अन्य न्यायाधीश वगैरह हो गए, वो उसके सदस्य होते थे, है ना। लेकिन है ना ये क्यों लाया गया था संशोधन, कोलेजियम प्रथा को ख़त्म करने के लिए। कोलेजियम प्रथा में सरकार कमी ये बता रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कोई भी और दखल ही नहीं दे सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट काम भी अपने नियमों से ही करता है, जब चाहे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ख़त्म कर सकता है, कानूनों को ख़त्म कर सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं उसमें भी सरकार दखल नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति भी तो सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सदस्य होते हैं वो ही मिल के कर रहे हैं ना। बस राष्ट्रपति को तो उसके नाम घोषित करना पड़ता है ना। तो सरकार ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत मनमानी करता है और किसी की नहीं सुनता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि न्याय करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही काम नहीं है, सरकार भी उसमें बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए न्यायाधीश चुनने में सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 99वां संविधान संशोधन किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, है ना। ये बना तो दिया दोस्तों, इसका वर्णन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है कि स्वयं द्वारा बनाए गए कानून अथवा संसद के द्वारा बनाए गए उन कानूनों को वह अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, अब संसद ने इतनी मेहनत करके ये कानून बनाया, पहले प्रस्ताव लाए, फिर लोकसभा में भेजा, फिर राज्यसभा में भेजा, फिर दोनों की वोटिंग करवाई, फिर इन दोनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति को भेजा और वहाँ से राष्ट्रपति की परमिशन मिली और ये कानून बना। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है कि 99वां संविधान संशोधन संविधान के अनुकूल नहीं है, अतः यह कानून अवैध घोषित किया जाता है और यह कानून ख़त्म। ठीक है, सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करने का रीज़न क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि ये जो कानून सरकार लाई है इससे क्या होगा कि न्यायपालिका के अंदर सरकार की दखलबाजी शुरू हो जाएगी, है ना। अब न्यायपालिका सरकार क्या करेगी, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था NJAC का वो कौन था, PM था। अब सरकार क्या करेगी, जब राष्ट्रपति तक को आप नहीं छोड़ते हो, राष्ट्रपति वैसे तो कहने को तो सारे भारत का नेता होता है, लेकिन वो क्या करता वही है जो उसे मंत्रिपरिषद कहती है, प्रधानमंत्री कहती है ना, कहता है ना। तो ये कह रहा था कि अगर इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सरकार करने लग गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्याय नहीं देंगे, वो लालच में आके वो करेंगे जो उन्हें सरकार कहेगी, है ना। अभी तक तो न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष है कि भाई गवर्नमेंट जिस कानून को मतलब जो संविधान के विरुद्ध जाके कानून बना रही है उसे हम लोग रोक रहे हैं, उसे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जब सरकारी न्यायाधीशों का चुनाव करने लग जाएगी तो वो न्यायाधीश जो अगला उच्च न्यायाधीश बनना चाहेगा या फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेगा, ऑब्वियसली सरकार की बात मानेगा और इस तरह से क्या होगा, न्यायपालिका की ही स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अतः गवर्नमेंट को न्यायपालिका के किसी भी कानून में संशोधन करने का अधिकार नहीं है और 99वां संविधान संशोधन न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया। तो ये था दोस्तों NJAC और NJAC किस तरह से बना और किस तरह से ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब वर्तमान में फिर से जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति वापस कोलेजियम प्रथा के द्वारा ही होती है। तो अब NJAC के कार्य हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं शपथ। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान के परिरक्षण की शपथ लेता है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के शपथ लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो किसके सामने लेगा अपनी शपथ, राष्ट्रपति के सामने, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो किसके सामने ले लेंगे, फिर मुख्य न्यायाधीश के सामने ले लेते हैं। ठीक है। कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, तथापि वह जब चाहे अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। वैसे तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर बने रह सकता है, लेकिन अगर वह पहले छोड़ना चाहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन साबित कदाचार और संविधान के अतिक्रमण को आधार मानते हुए संसद महाभियोग के समान प्रक्रिया द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है।
देखो वैसे तो 65 साल होता है, और वैसे अगर मतलब बीच में किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो पहले भी छोड़ सकता है। और वैसे क्या होता है, महाभियोग लगा सकते हैं, है ना। अगर साबित कदाचार, ये टर्म याद रखना, और संविधान का अतिक्रमण हो जाए तो महाभियोग लाकर संसद न्यायाधीश को हटा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पदमुक्त, वो उसी तरह का महाभियोग होता है जैसे दोस्तों राष्ट्रपति पे लगता था, है ना, लेकिन इसकी अलग प्रोसेस है, उसकी अलग प्रोसेस है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे है वेतन। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 1 लाख रुपए, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 90,000 रुपये। तो अनुच्छेद तो हमने एक ही पढ़ा है, 124 में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ये पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय कैसे बना था, उच्चतम न्यायालय के क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।